Hello everyone, this is Savish Ali and welcome to SSC Booster. So yesterday guys I promised you कि जितने भी आप लोगों के क्रिटिकल रीजनिंग या फिर आप लोग एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं उसको, जितने भी आप लोगों के क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो लेक्चर्स चैप्टर्स होते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं वो हम कल से करना स्टार्ट कर देंगे एंड होपफुली हम कल तक इसको कंप्लीट भी कर ले। मतलब आधे आधे घंटे के लेक्चर्स आप लोगों को छोटे छोटे वन शॉट लेक्चर आएंगे और ये पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे के चले जाएंगे। एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होने वाला। आप लोगों को जिन बच्चों ने पहले चैप्टर कर रखा होगा ना, दिक्कत पता है क्या आती है, आप लोग ना क्वेश्चंस रटने लग जाते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इसमें ये करना है। नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन का जो टाइप है ना, कि मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरा कंक्लूजन से पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को वो टाइप देखना है कि ये कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस मुझे करने किस तरीके से होते हैं। ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है, अभी का ये जो मेरा लेक्चर है, आप लोगों को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इंटरफेरेंस के ऊपर है। ये आप लोगों का स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड इंटरफेरेंस के ऊपर है। इसके बाद जो हमारे लेक्चर आएंगे वो आपके अजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट पर आएंगे, है ना। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह ये सब आएगा। ओके, तो अभी हमारा है गाइज आप लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सोचना किस तरीके से पड़ता है, मतलब अगर आप लोगों के सामने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आए तो आप लोग किस तरीके से सोचोगे, है ना। किस तरीके से सोचोगे कि आप लोग वो दिमाग स्टेटमेंट और अजम्पशन में ना लगा सको, है ना, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में नहीं लगा सको। हर चीज़ को आप लोगों को अलग तरीके से सोचना है। आर्ग्यूमेंट को आप लोगों को अलग तरीके से सोचना है, अजम्पशन को आप लोगों को अलग तरीके से सोचना है, कंक्लूजन को आप लोगों को अलग तरीके से सोचना है। तो इसलिए पहले लेक्चर में अभी कंक्लूजन का लेके आऊँ, उसके बाद में अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट वगैरह वाले लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देखो कंक्लूजन का मतलब क्या है गाइस, कंक्लूड, कि इन बातों से मैंने क्या कंक्लूड किया। मतलब समझ लो कि भाई ये जो मेरे पास बातें मैंने आप लोगों को बताई है ना, आप लोगों ने इन बातों से क्या कंक्लूड करा, क्या निष्कर्ष निकाला है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, ठीक है। आराम से देखो, आराम से बैठ के ना इसको पहले समझो, फिर हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ गाइज अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली ना, फिर बाकी में क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े आसान लगेंगे, चीज़ें बहुत आसानी से समझ आएगी। ऐसा नहीं होगा आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन तो समझ लिया, फिर इस वाले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहा कि सर क्या लगाएं, मतलब यही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ पर हो ही नहीं रही। तो इसलिए पहले आप लोग इसको आराम से समझना, फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि भाई एक सीट ए है, इस पर एक पर्सन बैठा है, ठीक है। एक सीट ए है और इस पर एक पर्सन बैठा है जो कि लंच कर रहा है। एक स्टेटमेंट मेरी ये रही एंड दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास ये है कि भाई एक सीट ए पर ना मैं बैठा हूँ, सीट ए पर मैं बैठा हूँ। तो इन दोनों बातों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, देखो दोनों बातें अलग हैं, बट इन दोनों बातों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि सीट ए पर जो मैं लंच कर रहा हूँ, है ना, मैं यानी कि लंच कर रहा हूँ। अब देखो बोला तो नहीं था मैंने कि मैं लंच कर रहा हूँ, बट हाँ इन दोनों बातों से मैंने कंक्लूड करके निकाल लिया कि भाई मैं लंच कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब गाइज जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन है आप लोगों को उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अगर सीधा सीधा मिलता है तो आप लोग सीधा सीधा कंक्लूजन बता दोगे, सीधा सीधा आंसर बता दोगे कि भाई सीट ए पर एक पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंक्लूजन बोला गया कि भाई सीट ए पर बंदा बैठ कर लंच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो स्टेटमेंट में साफ साफ बोली गई है कि सीट ए पर जो बंदा बैठा है वो लंच कर रहा है, तो आप लोग बोल दोगे ठीक है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि भाई जो सीट ए पर मतलब मैं लंच कर रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट इज कि मैं ना लंच कर रहा हूँ। तो ये दोनों जो मैं लंच कर रहा हूँ ये मैंने इन दोनों बातों से कंक्लूड करके निकाला है। बात समझ आ रही है कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन करना है, मतलब स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को। आप लोगों को अजम्पशन नहीं लगाना है, अनुमान नहीं लगाना कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। बच्चे जनरली गलती करते हैं ना, वो इसी के अंदर करते हैं, कंक्लूजन के अंदर भी वो अजम्पशन लगाने लग जाते हैं, अनुमान लगाने लग जाते हैं। आप लोगों को अनुमान नहीं लगाना, जितनी भी आप लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन है ना आप लोगों को उनको कंबाइन करके ना कंक्लूड करना है कि भाई इससे निष्कर्ष क्या निकलना है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? मतलब स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को, जो स्टेटमेंट में लिखा है वही उसी से रिलेटेड आप लोगों को आंसर देना है। जो स्टेटमेंट में नहीं लिखा तो बस आप लोगों को उसका आंसर नहीं देना। ओके, अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने कि भाई ये जो आप लोगों के ऑल ईच एवरी एंड ओनली होता है ना, ये गाइज आप लोग के एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना ये आप लोगों के कंक्लूजन को ना वीक कर देते हैं। मतलब जब भी आप लोगों के कंक्लूजन के अंदर ऑल ईच एवरी ओनली आएगा ना 95% चांस होंगे कि वो कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब क्या होता है। एक बात मुझे बताओ, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई कि सारे आदमी ना शादी जितने भी मेल होते हैं ना वो मैरिड होते हैं, सारे जो आदमी है वो मैरिड है। तो आप लोग एक बात मुझे बताओ कि
कैसा हो सकता है कि ये सारा जो मेल है वो मैरिड कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम की हो गई। हम सबकी गारंटी कैसे ले सकते हैं, सबकी गारंटी हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर स्टेटमेंट के अंदर मुझे बोल रखा है कि भाई सारे आदमी जो हॉल के अंदर है ना, इस हॉल के अंदर जो सारे मेल बैठे हैं वो मैरिड है, और स्टेटमेंट में और कंक्लूजन के अंदर भी मुझसे बोल दिया कि भाई हॉल में बैठे हुए आदमी सारे मैरिड है, तो हाँ तब मैं कह सकता हूँ, तब ये चीज़ आप लोगों की 5% के अंदर आ गई कि हाँ भाई स्टेटमेंट के अंदर मुझे बोल रखा था कि सारे आदमी मैरिड होते हैं, इसलिए मैं कंक्लूजन के अंदर बोल रहा हूँ कि भाई सॉरी, स्टेटमेंट के अंदर मुझे बोल रखा था कि हॉल के अंदर जितने भी आदमी बैठे हैं वो सारे मैरिड है, इसलिए मैंने कंक्लूजन के अंदर बोला कि हाँ भाई जितने भी हॉल में बैठे हुए आदमी वो सारे मैरिड है, ठीक है। बट ऐसे स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, कंक्लूजन के अंदर बोल दिया कि भाई सारे आदमी मैरिड होते हैं, यार मतलब नहीं हो सकता ना। ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स हम जो होते हैं वो स्टेटमेंट को वीक कर देते हैं, इसलिए जो स्टेटमेंट होती है वो सॉरी कंक्लूजन होता है वो गलत होने के चांसेस 95% होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के स्टेटमेंट के अंदर पॉसिबिलिटी, पॉसिबली, मे बी ऐसे वर्ड्स आए ना, तो ये कंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि शायद कोई आदमी शादीशुदा हो, तो अब देखो 100 में से एक आदमी तो हो सकता है ना 100,000 में से एक आदमी में मतलब मेल तो ऐसा निकल सकता है ना जो शादीशुदा हो, ठीक है। तो ये जो होती है ना हमारी कंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ओके। और यहाँ पे जब ये सब आता है तो कंक्लूजन सही होने के चांसेस 95% हो जाते हैं। बात समझ आए आप लोगों को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज की गाइज, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो सेकंड पॉइंट इज कि हमें ना कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं हम, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट खराब काम करती है, ये गवर्नमेंट चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सुधर सकती है, पर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह होती है, कुछ मतलब कुछ भी है गवर्नमेंट का अगर आता है तो हमें गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना। एंड वन मोर थिंग गाइज, कभी भी आप लोगों को एक्सट्रीम नहीं सोचना है, ठीक है। एक्सट्रीम नहीं सोचना है, मतलब ये चीज़ तो खैर अजम्पशन में ज़्यादा काम आएगी, आप लोगों को एक्सट्रीम नहीं सोचना है। एंड अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह इन सब में ज़्यादा काम आएगी। फॉर एक्सट्रीम मतलब कैसे, जैसे कि ए ने बी के फादर को मार दिया, है ना, किल कर दिया। मतलब सुन रहे हो ना, अभी आराम से सुन लो यार पहले। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आगे आप लोगों को दिक्कत आने ही नहीं वाली किसी भी एंगल से। लेकिन आप लोग मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करोगे। मैं कह रहा हूँ कि ए ने बी के फादर को किल कर दिया, तो अब बी बदला लेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि बी को क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर बी को ना ए के फादर को मार देना चाहिए या फिर ए को मार देना चाहिए। ये आप लोग आंसर दोगे और यही आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। गाइज हमें लॉ के हिसाब से सोचना है, ठीक है। हमें कानून अपने हाथों में नहीं लेना, हमें लॉ के हिसाब से सोचना है कि बी को क्या करना चाहिए। तो बी को पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR वगैरह करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, ये सब लॉ के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अगर बी सीधा ए को मारेगा या फिर ए के फादर को किल करेगा तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये पूरे बातें थी। अगर आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं तो अब हम अपने बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अंदर चीज़ों को कंक्लूड करना है कि भाई इन स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकला है, ओके। जो बातें स्टेटमेंट में नहीं गिवन होंगी वो बातें हम कंक्लूजन में सही नहीं भी करेंगे, है ना, सही नहीं करेंगे, ओके। बाकी इनवर्ड्स का आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। हाँ जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमसे बोला गया सिंस द अब देखो ये सारे PYQ लिए मैंने, है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह से मैंने नहीं लिया कुछ भी वगैरह, क्योंकि कुछ भी अपनी तरफ से देखो। जनरली क्या होता है कि ना लोग इसके अंदर वैसे भी कंफ्यूज ही रहते हैं ना, क्वेश्चन बनाने वाले भी कंफ्यूज रहते हैं और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आंसर दे सकते हैं। तो जो SSC ने क्वेश्चन पूछे हैं और जिनका SSC ने आंसर दिया है वही हम यहाँ पे करेंगे, ओके। सिंस द पास्ट 15 years 75% ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड्स पोल्ट्री मार्केट कम्स फ्रॉम द कंट्री के। मतलब हमसे बोला गया है कि भाई कि जो पिछले 15 साल से ना, है ना, पोल्ट्री मार्केट के अंदर जो 75% प्रोडक्ट है ना वो कंट्री के से आ रहा है, ठीक है। चीज़ें ना आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, है ना, मैं कर लेता हूँ ड्रॉ, और इसमें कुछ बुराई नहीं है, चीज़ें आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो। हाउ देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। However, the employment in the poultry industry of the country के has been consistently declined by 5 to 9% every year since the past 3 years, ठीक है। आप लोग हिंदी में देख सकते हो पिछले 15 वर्ष से विश्व में मिट्टी के बर्तनों के में जो बाजार में 75% उत्पाद जो भी है वो कंट्री के से आते हैं। हालांकि देश के में जो है बर्तन उत्पाद में रोजगार पिछले 3 वर्ष में
5 से 9% की दर में गिरावट आई है। हाँ, देखो मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों ने कि एक्चुअली इसके अंदर सिचुएशन या स्टेटमेंट के अंदर बोला क्या गया है। देखो पहले में ये बोला है कि भाई जो पिछले 15 साल से ना अब तक चला आ रहा है, पिछले 15 साल से ना गाइस, पिछले 15 साल से ना जो कंट्री के है ना, कंट्री के है वो अब तक पिछले 15 साल से 75% प्रोडक्ट कंट्री के ही एक्सपोर्ट कर रही है ना। ठीक है, जो भी 75% प्रोडक्ट आता है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट के अंदर, है ना, वर्ल्ड मार्केट की यहाँ पे बात की गई है। तो पिछले 15 साल से वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कंट्री के से ही आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि भाई पिछले 3 साल से जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है कंट्री के का, वो डेक्लाइन हुआ है 5 से 9% के अंदर। ठीक है, ये बातें थी मेरी यहाँ पर। अब आते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, ये वैसे जनरली मैं अभी आप लोगों को इनिशियली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को बेटर समझें। ओके, वरना तो नीड होती नहीं है ड्रॉ करने की, बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो। ठीक है, और वैसे भी बिगिनर ही हो क्योंकि जस्ट नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो अब देखो आफ्टर हमसे क्या बोला गया, इवन आफ्टर डेक्लाइन एम्प्लॉयमेंट कंट्री के हैज़ इनफ पोर्टर्स टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब भाई एम्प्लॉयमेंट में डेक्लाइन होने के बाद भी ना कंट्री के पास ना इनफ पोर्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये स्टेट कंक्लूजन मेरा सही होगा या गलत होगा, आप लोग यहाँ पे देखो। पिछले 15 साल से ना अब तक 75% मार्केट ऑक्यूपाई कर रखी है कंट्री के ने, है ना, 75% मार्केट ऑक्यूपाई कर रखी है ना। मतलब 3 साल से डेक्लाइन आ गया, उसके बाद भी यहाँ तक, है ना, हमसे बोला गया पिछले 15 साल से अब तक टिल डेट गाइस, टिल प्रेजेंट अब तक 75% मार्केट उसने एक्वायर कर रखी है। तो क्या स्टेटमेंट मेरी सही नहीं होगी, है ना। मतलब डेक्लाइन आ गया, पिछले 3 साल में 5 से 9% का डेक्लाइन आ गया, फिर भी अब तक 75% कंपनी मार्केट ऑक्यूपाई कर रखी कंट्री के ने। तो क्या स्टेटमेंट मेरी, ये कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही होगा? यस, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि भाई अब तक उसने 75% मार्केट ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, ओके। सेकंड कंक्लूजन इज द लोकल डिमांड ऑफ पोल्ट्री इन कंट्री के has substantially decreased leading to less interest in among poachers। मतलब कंट्री के की जो कंट्री के में पोल्ट्री की जो डिमांड है, लोकल डिमांड है, वो डिक्रीज हुई है बिकॉज जो पोर्टर हैं वो अब उसमें कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखो यार, मतलब पोर्टर्स एम्प्लॉयमेंट इसमें कम तो हुआ है नो डाउट, बट ये हमें बता थोड़ी ना रखा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट किस वजह से कम हुआ है। हमें सिर्फ इतना बोल रखा है गाइस कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है कंट्री के अंदर पिछले 3 साल से। अब क्या पता क्या रीज़न है एम्प्लॉयमेंट कम होने का, क्या पता उस तरह इतने फेमाइन आ गया हो, है ना, मतलब कुछ ऐसा हो कि फेमाइन वगैरह आ गया हो, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया हो, है ना। ऐसा गाइस हमें लोकल डिमांड जैसा कुछ वर्ड हमें स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया ही नहीं गया कि सर लोकल डिमांड ऑफ पोल्ट्री, है ना, कंट्री एक ही डिक्रीज हुई है। लोकल डिमांड बताओ कहाँ यूज़ हुआ है। मैंने बोला भाई कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को जो स्टेटमेंट में लिखा हो वही आप लोगों को करना है। यहाँ पे लोकल डिमांड के बारे में तो भाई कुछ बोला ही नहीं गया है। ये पहले बोल रखा है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 15 साल से 75% ऑक्यूपाई कर रखा है। सेकंड स्टेटमेंट की भाई पिछले 3 साल से 5 से 9% एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हुई है कंट्री के अंदर। लोकल मार्केट की तो गाइज यहाँ पे बात ही नहीं करी गई है, लोकल डिमांड की तो यहाँ पे बात ही नहीं कही है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड। मतलब नेक्स्ट अगले दशक के अंदर, ठीक है, जो गवर्नमेंट की एम्बिशन है ना वो मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कार्बन एम्बिशन को 50% तक कम करने की है। मतलब पिछले नेक्स्ट 10 साल के अंदर जो कार्बन एमिशन है गवर्नमेंट वो 50% तक कम कर लेगी। ओके, अब कंक्लूजन निकालो। द गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल्स डैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स इमीडिएटली। भाई देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक्सट्रीम नहीं सोचना है, आप लोगों को एक्सट्रीम नहीं सोचना है गाइज कि ये चीज़ गलत हो रही है, सीधा सीधा ये ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो, है ना, इन्हें उखाड़ के फेंक दो, वो ये सब नहीं है ना। झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है, ये हो रहा है वो हो रहा है तो एकदम से सफाई करने के लिए हटा दो,
है ना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। एक्सट्रीम गाइज नहीं सोचना है आप लोगों को, ओके। एक बात मुझे बताओ, इमीडिएटली बैन कैसे कर सकते हैं हम, इससे देश के ऊपर कितना ज़्यादा नुकसान वगैरह होगा। और ऐसा तो हमें यहाँ पर बोल भी नहीं रखा है, बैन जैसी तो बात करी भी नहीं गई है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। हमें सिर्फ इतना बोल रखा है कि जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट 10 साल के अंदर 15-50% तक अपना जो कार्बन एमिशन है वो कम कर लेगी, ठीक है। अच्छा, जो एक्सट्रीम वाली बात है ना, हमें अजम्पशन वगैरह में ज़्यादा काम आती है, कंक्लूजन में तो सीधा हमारे जो स्टेटमेंट होती है वो सीधा हम कंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल्स दैट रन ऑन द फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली। यार यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा गया है क्या, एक बात मुझे बताओ, कि गवर्नमेंट सारे व्हीकल्स बैन कर देगी फॉसिल फ्यूल्स पे जो चलते हैं। हमें सिर्फ इतना बोला गया कि भाई गवर्नमेंट जो है ना 50% तक कार्बन एमिशन कम कर लेगी नेक्स्ट 10 डेकेड तक, सॉरी डेकेड तक। यहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल बैन जैसी कुछ बात करी नहीं गई है, गलत हो गया। गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ये भी गलत हो गया भाई। ऐसे क्या, कहाँ बात की गई है, कुछ बोला है क्या यहाँ पे कि गवर्नमेंट शट डाउन कर देगी कोल फायर्ड पावर प्लांट, है ना, कुछ नहीं बोला गया ऐसा। तो ये नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो। जब तक हमें स्टेटमेंट में कुछ ना बोला गया हो कंक्लूजन से रिलेटेड, तब तक वो कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा। बात समझ आई आप सभी को, क्लियर है, ओके। अच्छा, ये चीज़ें देखो मैंने अभी आप लोगों को समझा दी थी, है ना, बट एक्सट्रीम जो आप लोगों को ये चीज़ें सोचना है एक्सट्रीम वाली, वो अजम्पशन कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह में ज़्यादा सोचना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में सीधा आप लोगों को कंक्लूजन कंक्लूड करना है स्टेटमेंट में से, ओके। इंडिया लार्जेस्ट लेंडर बैंक हैज़, मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट लेंडर बैंक है ना, अनाउंस करता है डैट विल बी अलाउइंग कस्टमर टू एक्सचेंज 2000 नोट्स विदाउट अ रेक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट अप टू 20,000। मतलब भाई 20,000 तक 2000 के नोट कस्टमर एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट रेक्विजिशन स्लिप के, है ना, ठीक है। रेक्विजिशन स्लिप क्या होती है, एक सेकेंड, अनुरोध पर्ची, ठीक है। मतलब 20,000 तक 2000 के नोट एज बिना मतलब अनुरोध पर्ची के एक्सचेंज कर सकता है। ये लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर बैंक ने अनाउंस की है। बात समझ आई, मतलब 20,000 तक बंदा एक्सचेंज कर सकता है बिना स्लिप के। मतलब उसके बाद से मतलब चीज़ें क्या होगा कि 20,000 तक एक्सचेंज कर सकता है, 20,000 के बाद कोई दिक्कत होगी वगैरह इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो वन विल बी अलाउड टू विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ मोर देन 20,000। मतलब भाई इसके अंदर बोला गया है मुझसे कि कोई भी 20,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकता। कहाँ बोला गया है ऐसा, एक बात मुझे बताओ, कहाँ बोला गया है ऐसा कुछ कि भाई कोई भी 20,000 से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकता। हमें सिर्फ इतना बोला है कि भाई 20,000 तक आप लोग 20,000 तक का जो पैसा है वो 2000 के नोट में एक्सचेंज कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को अनुरोध पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, उसके उधर तक अनुरोध पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ऊपर अनुरोध पर्ची की ज़रूरत पड़ सकती है ना। ये बातों से, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि भाई 20,000 तक अगर पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो 20,000 से ऊपर पर्ची की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज, अच्छा ये तो मेरा गलत हो गया, नो रिक्विजिशन स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000। तो ये बात तो सीधी सीधी यहाँ पर बोली ही गई है हमसे कि 20,000 तक कोई भी रिक्विजिशन स्लिप की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड, मतलब कंक्लूजन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ आई, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, हाँ जी। सो स्टेटमेंट हमारे पास है, सम ऑफ द लैंग्वेजेस टॉट इन दिस स्कूल आर इंग्लिश, पोर्तुगीज, तमिल एंड संस्कृत। मतलब यहाँ पे जो कुछ लैंग्वेज है ना, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, काफ़ी लैंग्वेजेस होंगी, उसमें जो कुछ लैंग्वेजेस है ना, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से जो कुछ लैंग्वेज हैं वो है गाइज आप लोग की इंग्लिश, पोर्तुगीज, तमिल एंड संस्कृत। ये हमसे स्टेटमेंट 1 के अंदर बोला गया है। सेकेंड इज नाइदर अरेबिक नॉर फ्रेंच इज टॉट इन दिस स्कूल। यानी कि भाई जो मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें से इंग्लिश भी है, पोर्तुगीज़ भी है, तमिल भी है, संस्कृत भी है, बट यहाँ पे अरेबिक और फ्रेंच नहीं पढ़ाया जा रहा है। अरेबिक और फ्रेंच नहीं पढ़ाया जा रहा है गाइज यहाँ पे, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमने यूज़ कर ली। अब थर्ड स्टेटमेंट हमसे बोली गई है, ऑल लैंग्वेजेस आर टॉट बाय वेल क्वालिफाइड टीचर इन दिस स्कूल। यानी कि भाई ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना गाइज, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं।
ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वेल क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ओके, अब आए अपने कंक्लूजन के ऊपर। हाँ जी, सम अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो टॉट इन दिस स्कूल अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, पोर्तुगीज, संस्कृत एंड तमिल। यानी कि भाई इंग्लिश, पोर्तुगीज, संस्कृत और तमिल के अलावा और भी अदर लैंग्वेजेस इस स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई जाती हैं। देखो ना, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर से ये वाली जो लैंग्वेज है, ये जो बची हैं, ये भी तो पढ़ाई जा रही है ना इन वेल क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू, है ना। इस स्कूल के अंदर ये वाली लैंग्वेजेस भी तो पढ़ाई जा रही हैं, तो ये वाला ठीक हो गया हमारा। ओके, बात समझे आप सभी को। तमिल इज टॉट बाय अ वेल क्वालिफाइड टीचर इन दिस स्कूल। यानी कि भाई जो तमिल है वो वेल क्वालिफाइड टीचर के थ्रू पढ़ाई जा रही है इस स्कूल के अंदर। जी बिल्कुल, बिकॉज वेल क्वालिफाइड टीचर ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, तो तमिल भी तो उनमें से एक ही है, तो तमिल भी वेल क्वालिफाइड टीचर ही पढ़ा रहे हैं, तो ये भी ठीक हो गया मेरा। बात आ रही समझ आप लोगों को। आइदर अरबिक और फ्रेंच इज टॉट इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे तो साफ साफ मना कर दिया गया था भाई फ्रेंच और अरबिक इस स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं जाती, तो ये तो गलत हो गया। बात समझे आप सभी को। सो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। बात समझ आई, क्लियर है। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये चैप्टर इजी लग रहा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे करने से पहले एक बार खुद ट्राई करिएगा। ओके, स्टेटमेंट इज कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो कंप्यूटर है ना भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बहुत सारी ग्रेटेस्ट इनोवेशन रही होगी। इन स्टेटमेंट को मैं कैसे सोच सकता हूँ यार, मतलब बहुत सारी ग्रेटेस्ट इनोवेशन रही होंगी, ये भी एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है, ये भी एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है, ये भी एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है। इसमें से जो एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है वो आप लोगों की कंप्यूटर है, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को। ओके, तो कंप्यूटर इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैनकाइंड, है ना। नो अदर इनोवेशन इज बेटर देन कंप्यूटर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कोई और अदर इनोवेशन कंप्यूटर से बेटर नहीं हो सकती, और ये भी एक एक्सट्रीम की होगी, है ना। एक एक्सट्रीम की हो गया गाइज, ये भी ऑल नो, है ना, ये सब ओनली, ये सब एक्सट्रीम की में चला जाता है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हमें पता है कि यार और भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, यानी और भी बड़ी बड़ी ग्रेटर हैं, तो ये क्या इससे थोड़ी बहुत बेटर नहीं हो सकती है, हो सकती है। और ये आप लोगों का एक्सट्रीम किया तो ये भी गलत हो गया, है ना। कंक्लूजन वन गलत हो जाएगा। कंप्यूटर्स हैव बेनिफिटेड मैनकाइंड। भाई देखो, कंप्यूटर ग्रेटेस्ट इनोवेशन है मैनकाइंड का, है ना। मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट इनोवेशन है, तो क्या एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है तो क्या मैनकाइंड को हेल्प नहीं कर रहा होगा। ग्रेटेस्ट इनोवेशन इसीलिए तो है बिकॉज ये मैनकाइंड को बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर हैव बेनिफिटेड मैनकाइंड। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। बात समझे आप सभी को। ओके, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कंप्यूटर ये फर्स्ट है और आप लोगों का सेकंड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है आप लोगों की, आई हैव नॉट येट रीड ऑल द 7 हैरी पॉटर्स बुक्स। मतलब मैंने अभी तक हैरी पॉटर की सभी 7 किताबें नहीं पढ़ी हैं। मतलब भाई ये 7 किताबें होंगी हैरी पॉटर की, 7 बुक्स है हैरी पॉटर की। ओके, 1 2 3 से, मतलब इसमें से उसने कुछ बुकें पढ़ रखी हैं और कुछ रहने दी हैं। इस पहली स्टेटमेंट से तो यही बात मुझे समझ आ रही है कि भाई मैंने अभी तक सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं हैरी पॉटर की, यानी कि 7 में से मैंने कुछ बुकें अब तक पढ़ ली हैं और कुछ बुकें अब तक नहीं पढ़ी हैं। बात समझ आई। आई हैव रीड ऑल द जेन ऑस्टन बुक्स। यानी कि भाई जितनी भी जेन ऑस्टन की बुक्स थी ना, ये गाइस जितनी भी जेन ऑस्टन की बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली हैं। ओके, ये सारी बुक्स मैंने जेन ऑस्टन की पढ़ ली हैं। ओके, ये वाली स्टेटमेंट भी होगी मेरी। आई डोंट लाइक रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। मतलब मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। इवन दो आई हैव रीड अ फ्यू ऑफ देम जस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, मतलब मुझे कोई ये सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने सब कुछ नया ट्राई करने के लिए पढ़ ली थी उनमें से कुछ। यानी उसने कुछ बुक, फ्यू बुक्स, मतलब थोड़ी बहुत इक्का दुक्का बुक्स उसने सेल्फ हेल्प के बारे में पढ़ रखी है। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। दो बुक्स रीडिंग इज माई हॉबी, मतलब हालांकि बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट द बुक्स आई रीड। ठीक है, हालांकि बुक्स मेरी हॉबी है, बट मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हूँ बुक्स को लेके। मतलब सेलेक्टिव वाली बात तो कहाँ ही बोल रखी है उसने, कहीं बोल रखी है कि आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट द बुक्स आई रीड, है ना,
कि मैं मतलब यहाँ पे तो ये देखो, यहाँ पर उसको पसंद नहीं है फिर भी उसने पढ़ ली क्यूरियोसिटी के लिए। तो सिलेक्टिव तो ये बंदा हुआ ही नहीं किसी एंगल से। ओके, सेलेक्टिव तो ये होता है कि भाई ये भी अच्छा लग रहा है, 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 अब ये सारा अच्छा लग रहा है फिर भी मैं ये जो सबसे अच्छा लग रहा है यही लूँगा। बट ये बंदा तो ऐसा है कि भाई ये भी बुरा लग रहा है, ये भी बुरा लग रहा है, ये भी बुरा लग रहा है, फिर भी मैंने ये बुरा वाला एक पर ले लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल तो अपोजिट स्टेटमेंट होगी इसकी। ओके, सेकेंड इज आई हैव रीड सम ऑफ द हैरी पॉटर्स बुक, यानी कि भाई साफ साफ बोल रखा है कि उसने जो है हैरी पॉटर की कुछ बुक्स तो पढ़ी रखी है, साफ साफ बोल रखा है यहाँ पर। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट वाइल सेलेक्टिंग माई नेक्स्ट बुक्स टू रीड, मतलब भाई देखो एक्सपेरिमेंट वो करता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट ही किया है। ओके, तो मतलब उसको पसंद नहीं था फिर भी उसने जस्ट समथिंग न्यू, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ समथिंग न्यू ट्राई करने के लिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने बुक्स पढ़ ली, तो ये भी ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है, भाई सिनोनियम तो है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है भाई, सिनोनियम तो है, मतलब समझो ना आप लोग। ठीक है, एक आदमी, एक मैन खाना खाता है, एक मैन खाना खाता है ना, ईट फूड, और यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिख दिया पुरुष खाना खाता है। तो आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो पुरुष लिखा ही नहीं है, बस सिनोनियम तो है, मतलब तो वही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। द टीचर स्कोल्डेड अमित इन द प्रेजेंस ऑफ होल क्लास, टीचर ने अमित को डांटा पूरी क्लास के सामने। ठीक है, टीचर डिसलाइक करती है अमित को, भाई कहाँ बोला गया है टीचर डिसलाइक करती है अमित को, टीचर ने बस डांटा है अमित को। ओके, ऐसा तो कोई बोला नहीं है कि भाई टीचर डिसलाइक करती है अमित को, हटाओ इसको। ओके, द क्लास डिड नॉट लाइक, ये भी नहीं कहीं बोला कि क्लास अमित को पसंद नहीं करती, दोनों ही गलत हो गया। बस टीचर ने अमित को डांटा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अमित को डांटने के, ये थोड़ा टीचर पसंद नहीं करती अमित को, कहीं बोला ही नहीं है टीचर पसंद नहीं करती अमित को। ओके, पूरी क्लास पसंद नहीं करती अमित को। आगे बढ़े। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट कोर्स स्ट्रीम फॉर हायर एजुकेशन, मतलब भाई अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा अलग टाइप आ गया डिसीजन, कि एक स्टूडेंट है ना, कंफ्यूज हो रहा है हायर एजुकेशन के लिए कोर्स सेलेक्ट करने में, कि यार मतलब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कोर्स एक कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, या फिर मुझे एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं ना किस कोर्स के अंदर जाना चाहता हूँ उसके लिए बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, उस कोर्स के अंदर मुझे जाना है, उस कॉलेज में मुझे जाना है, तो कोर्स कौन सा लेना है उसके लिए बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि यार कौन सा कोर्स लूँ। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि अगर मैं कोर्स लेने में कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, स्ट्रीम लेने में कंफ्यूज हूँ आगे की एजुकेशन के लिए, तो आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करोगे? आप लोग मुझे यही तो बोलोगे ना, भाई तू अपनी इंटरेस्ट देख, अपना इंटरेस्ट देख, तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, यही तो सेलेक्ट करते आ रहे हैं। 3 इडियट वगैरह इन सबसे हमने यही सीखा बचपन में कि हमारी रुचि किसके अंदर, इंटरेस्ट किस में। तो आप लोग मुझे यही तो सजेस्ट करोगे, भाई तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है, तू पहले इंटरेस्ट देखना, तेरा इंटरेस्ट किस में है, तेरा बजट किस में है, कि तू भाई तेरा मतलब ऐसा तो नहीं तू गरीब है और तू बड़े बड़े कोर्स में चला गया, है ना। तो बजट किस में है, तेरा इंटरेस्ट किस में है ना, क्या चीज़ तेरे लिए फिजिबल हो पाएंगी, कौन सी चीज़ तेरे लिए प्रैक्टिकल हो पाएंगी, ये सब चीज़ें तो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे। तो एक स्टूडेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई स्टूडेंट क्या डिसीजन ले सकता है। तो स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट कंसिडर करना चाहिए, एप्टीट्यूड कंसिडर करना चाहिए, है ना, एंड कॉम्पिटेंसीज वाइल डिसाइडिंग ऑन देयर चॉइसेस। ठीक है, अपनी पसंद का निर्णय लेते समय अपनी रुचियों, योग्यताओं और दक्षताओं का विचार करें। बिल्कुल ये वाला डिसीजन मेरा सही होगा कि भाई जब भी मैं कोर्स वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो अपनी रुचियाँ, मेरी रुचि किस में, मेरी योग्यता किस में है। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है भाई कि मैं बनना एक्टर चाहता हूँ, रुचि मेरी एक्टर बनने में, बट होता कुछ नहीं है, एक्टिंग वगैरह नहीं हो रही है। बनना मुझे रुचि मेरी बॉक्सर बनने में, बट मेरा शरीर बिल्कुल है ना स्किनी सा है। ओके, ठीक है, देखो आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि हर कोई बनना ना, वो बनना बहुत कुछ आता है कि यार ये भी है, बट एक्चुअल में वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती। हमारा बॉडी उस चीज़ में वर्क नहीं करती, हमारा दिमाग उस चीज़ में वर्क नहीं करता। अब जैसे मैं हूँ, आप में से अगर मैं कितनों को बोल दूँ कि भाई कौन IAS बनना नहीं चाहता, IAS IPS नहीं बनना चाहता, आप लोग हर कोई बोलेगा, 99 बंदे बोलेंगे हाँ भाई मेरे को बना दो, पावर होती है, ये होता है वो होता है। बट क्या आप लोग उसके लिए पढ़ पाओगे, है ना, वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं।
तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। अगर बंदे को कोर्स लेना है तो उसको अपनी रुचियाँ देखनी पड़ेंगी, अपनी योग्यताएं देखनी पड़ेंगी, दक्षताएं देखनी पड़ेंगी, ये सब देखना पड़ेगा। शिक्षा, किसी शिक्षा पर करियर परामर्श, हाँ भाई परामर्श जरूर करना चाहिए उसको, अपने बड़े से गाइडेंस वगैरह जरूर लेनी चाहिए, जो इस चीज़ में पहले आगे हो, है ना, उसको गाइडेंस लेनी चाहिए। तो दोनों ही डिसीजन मेरे यहाँ पर सही हो जाएंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया सम ऑफ द टॉपिक टॉट बाय माय टीचर आर लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई मतलब कई सारे टॉपिक इसके टीचर ने पढ़ाए थे, इसके टीचर ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नन ऑफ द टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड वेव आर टॉट बाय माय टीचर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म और वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड वेव्स मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया है मुझे। ऑल द टॉपिक्स टॉट बाय माई टीचर एक्सेप्ट थर्मोडाइनेमिक्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इंटरेस्टिंग। मतलब जितने भी टॉपिक्स मेरे टीचर ने पढ़ाए हैं ना, कि जितने भी टॉपिक्स मेरे टीचर ने पढ़ाए हैं ये सारे के सारे ना बड़े इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है गाइज, एंड कॉम्प्रिहेंसिबल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है एंड कॉम्प्रिहेंसिबल है, बस एक्सेप्ट इसको छोड़ के। ये जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था ना थर्मोडाइनेमिक्स, ये कुछ जरा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, वरना सारा का सारा जो भी मेरे टीचर ने पढ़ाया ना वो बड़ा मस्त है, मतलब सब कुछ इंटरेस्टिंग था, कॉम्प्रिहेंसिबल था, समझ आ रहा था सब कुछ। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। माई टीचर टीचेज द टॉपिक साउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैनर, इंटरेस्टिंग मैनर, मतलब जो मेरे टीचर ने टॉपिक पढ़ाया था ना साउंड, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया था। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया था इसलिए इंटरेस्टिंग था वो। ओके, तो साउंड ही तो पढ़ाया था, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा। मैग्नेटिज्म एंड थर्मोडाइनमिक्स आर नॉट टॉट बाय माय टीचर। तो यार मैग्नेटिज्म तो चलो ठीक है, बट थर्मोडाइनमिक्स तो पढ़ाया था मेरी टीचर ने, बट भले वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट पढ़ाया तो था, ये मेरा गलत हो जाएगा। द टॉपिक वेव्स टॉट बाय माई टीचर इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल। सो जो टॉपिक था ना टॉट बाय माई टीचर, मतलब सॉरी जो वेव टॉपिक था जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, आर्ट इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं था। पहली बात तो इसके टीचर ने वेव पढ़ाया ही नहीं है वेव तो ये रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। द टॉपिक वेव टॉट बाय माई टीचर, इतना देखो ये बोल रहा है कि जो वेव टॉपिक मेरे टीचर ने पढ़ाया था, जबकि यहाँ पर बोल रखा है कि भाई वेव टॉपिक तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑन इन कंक्लूजन फन फॉलोज। बात समझ आई आप सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डेप्लेक्टेड ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो भाई जो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल ये भी डेवलपिंग कंट्री है, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ मार रही है ना, ग्रोथ कर रही है पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। सो हो क्या रहा है इससे कि ना जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ना वो कम हो रहे हैं यार, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का? द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट बी कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। भाई जो मतलब पॉपुलेशन है इन डेवलपिंग कंट्री वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेंगी। कहीं बोल रखा है हमें ऐसा कि जो पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्री की वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेगी? बताओ कहाँ बोल रखा है? हमें तो उल्टा बोल रखा है भाई जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये कम होता जा रहा है ना। यहाँ कहाँ बोल रखा है कि नहीं इंक्रीज, मतलब फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेगी, है ना, कुछ ऐसा है ही नहीं। गलत हो गया है, या ऐसी कौन सी बात हमें बता रही है जिससे कि हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को? नहीं बोल रखा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेजर चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यार बिल्कुल मेजर चैलेंज तो है ये, तभी तो डिक्लाइन हो रहा है, तभी तो खराब हो रहा है ना नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध और जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बिल्कुल बड़ी चुनौती है गाइस। अगर बड़ी चुनौती नहीं होता तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कम कैसे होता? ठीक है, तो यस, एक ये सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्सिडरी स्टेटमेंट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वाली, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ साथ ये दोनों स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी तो इसके साथ साथ अटैच हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमसे बोलेगा यू कैन ड्राइव ओवर 60 किलोमीटर ओनली इन द नेशनल हाईवेज। मतलब भाई एक नेशनल हाईवे है,
ठीक है, इस स्टेटमेंट से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इस स्टेटमेंट से समझो आप लोग, यू कैन ड्राइव 60 किलोमीटर ओनली ऑन द नेशनल हाईवे। मतलब जो नेशनल हाईवे है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी आप लोग 60 किलोमीटर से ऊपर चला सकते हो, बाकी जो नॉर्मल हाईवे हैं, है ना, जो नॉर्मल हाईवे है वहाँ पर आप लोग 60 किलोमीटर से नीचे ही रखनी पड़ेगी। इस चीज़ से मैं ये कंक्लूजन निकाल पाया हूँ, ठीक है, कि भाई जो नेशनल हाईवे है सिर्फ और सिर्फ वहीं आप लोग देखो ओनली वर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया गया है, ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन के अंदर कुछ इससे रिलेटेड ओनली आता है ना, तो वो फिर मेरा 5% के अंदर आ जाएगा, मतलब वो कंक्लूजन मेरा ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंक्लूजन के अंदर आता है कि ओनली 60 किलोमीटर ओवर ही हो सकता है हाईवे के अंदर, नेशनल हाईवे के अंदर, तो कंक्लूजन मेरा ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ जी। सो अब मुझसे बोला गया यू आर ऑन द नेशनल हाईवे, आप लोग नेशनल हाईवे पे हो, ठीक है, चलो मैं नेशनल हाईवे पे हूँ, अच्छी बात है। अगर मैं नेशनल हाईवे पे हूँ गाइज, तो मैं 60 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं नेशनल हाईवे से, देखो ये आपका ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ओके, ये आप लोगों के रेलवे के क्वेश्चन है, ओके, एनटीपीसी रेलवे के क्वेश्चन है आप लोगों के। यू आर ऑन द नेशनल हाईवे, आप लोग नेशनल हाईवे पे हैं, चलो ठीक है, मैं नेशनल हाईवे पे हूँ। अगर मैं नेशनल हाईवे पे हूँ तो मैं अब स्पीड 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर से ऊपर भी जा सकता हूँ, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं नेशनल हाईवे पे हूँ, यू कैन नॉट ड्राइव 60 किलोमीटर पर आवर ओवर 60 किलोमीटर, नहीं। अगर मैं नेशनल हाईवे से ऊपर हूँ तो मैं यू कैन ड्राइव ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं गाइज नेशनल हाईवे पे हूँ तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ड्राइव कर सकता हूँ, तो AC बनेगा मेरा, AC कहीं नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यू आर नॉट ऑन द नेशनल हाईवे, अगर मैं नेशनल हाईवे पे नहीं हूँ, मतलब अगर मैं नॉर्मल हाईवे पे हूँ तो मेरी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर से नीचे रहेगी, तो यू कैन नॉट ड्राइव ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं नेशनल हाईवे पे हूँ नहीं हूँ तो मेरी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से नीचे ही रहेगी, यानी B और D का मेरा बनेगा, मीन्स D भी कह सकते हो आप लोग। बात समझ आए आप सभी को? तो इस स्टेटमेंट के थ्रू जो मेरी सब्सिडी स्टेटमेंट थी वो ये थी। ओके, इंटरफेरेंस भी बिल्कुल हमारा कंक्लूजन की तरह ही होता है। ओके, आपसे बोल रखा है नेशनल एक्सप्रेस वे ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे एंड इज यूज बाय फ्यू पीपल्स। व्हेन पीपल फाइंड एन एम्प्टी एंड वाइड रोड, पीपल ड्राइव एट हाई स्पीड और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमसे बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि भाई जो नेशनल एक्सप्रेस वे है ना, एक वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है, ठीक है, वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है जिसपे इक्का दुक्का बंदे ही ड्राइव करते हैं, इक्का दुक्का बंदे ही ड्राइव करते हैं, मतलब फ्यू पीपल्स ही इस पर ड्राइव करते हैं। ओके, व्हेन पीपल फाइंड एन एम्प्टी रोड, मतलब पीपल जब इसको खाली पाते हैं ना तो फिर तेज़ स्पीड में चलाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे कि होता क्या है, ये टक्कर खा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है। ये हमसे बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अगेन गाइज देखो इंटरफेरेंस के अंदर ऑल वर्ड हो गया, एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, और अब मैंने आप लोगों को बोला है कि एक्सट्रीम वर्ड जनरली मेरे गलत होते हैं भाई, है ना, 95% केसेस के अंदर एक्सट्रीम वर्ड मेरे गलत होते हैं। ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, भाई सारे एक्सीडेंट जो होता है वो ओवर स्पीडिंग के थ्रू ही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के थ्रू होता है? बोल रखा है क्या कहीं कि सारे एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के थ्रू ही होते हैं? नहीं बोल रखा, हटाओ इसको, सारे एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के थ्रू थोड़ी ना होंगे। ओके, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल मुझे बोल लगा कि भाई जब वो हाई स्पीड करते हैं, जैसे इन्होंने स्पीड बढ़ाई और एक्सीडेंट हो गया ना यहाँ पर, तो जो हाई स्पीड बढ़ाने से एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा मेरा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर, रिमेन्स इन द क्रॉप एंड फाइनली एंटर फूड चेन, देयर बाय पोजिंग थ्रेट टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब होता क्या है कि भाई स्टेटमेंट के अंदर बोला गया जो हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना पेस्टिसाइड्स का, मतलब एक खेत है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया पेस्टिसाइड्स का, ये हमारी क्रॉप्स हैं, यहाँ पर क्रॉप्स लगी हुई हैं, तो मैंने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करने पर एग्रीकल्चर के अंदर कंटामिनेट्स इसके सॉइल एंड वाटर, मतलब जो पानी है यहाँ पर और जो मिट्टी है वो दूषित कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। तो होता क्या है, वो क्रॉप में ही रह जाती हैं चीज़ें, यहाँ पर क्रॉप में ही रह गई, एंड फाइनली एंटर फूड चेन, फूड चेन के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इस क्रॉप में रह गई, अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉप को अपने घर पे लेके जाएंगे, खाएंगे उसको,
है ना, उसको उस क्रॉप को खाएंगे हम, है ना, ईट करेंगे। देयर बाय पोजिंग थ्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग के लिए फिर वो खराब चीज़ है ना, बीमारियाँ होंगी उससे। अब आए कंक्लूजन इंटरफेरेंस के ऊपर। हमसे बोला एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर इज़ नॉट गुड फॉर पीपल। देखो यही चीज़ तो हमने कंक्लूड करी थी भाई, कि जब पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है ज़्यादा, वो क्रॉप में आता है, सोइल और वाटर में आता है, सोइल एंड वाटर से वो क्रॉप में आएगा, क्रॉप से फिर वो हमारे पीपल्स के अंदर आएगा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ नॉट गुड फॉर पीपल। बिल्कुल ठीक है, ओके, कहीं दूर दूर तक इसके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑलराइट गाइस, आगे हमसे बोला गया एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन वाटर। साफ साफ बोला गया कि भाई जब पेस्टिसाइड्स हम यहाँ पे डालते हैं तो ये सॉइल और वाटर पर बैड इफेक्ट डालता है, तो यही चीज़ तो हमें यहाँ पर बोली गई है, तो ये भी ठीक हो गया मेरा। बोथ 1 and 2 फॉलोज। बात क्लियर है, मज़ा आ रहा है गाइस, है ना। उम्मीद करता हूँ एक कॉन्फिडेंस आया होगा, और इस तरीके से मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं होगा ना डायग्राम वगैरह के थ्रू, ठीक है। ये जो समझाने का तरीका है, धीरे करके आप लोग पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आप लोगों को खुद से जब प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी, मैनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स एंड दिस लेड्स टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं। मैनी स्टूडेंट्स यानी कि भाई लेट्स से कि 100 बच्चे होंगे, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ऑल नहीं बोला यहाँ पे, मैनी बोला है, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 80 बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल गेम्स में लगे पड़े हैं, एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स एंड लीड्स टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एंड होता क्या है कि इस वजह से इनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है। लेट्स से कि पूरे 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 80 बच्चे ने मतलब पूरे मोबाइल के एडिक्टेड है, और इससे क्या हो रहा है कि इनकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस आ रही है। अब आगे मुझसे बोला गया सर इंटरफेरेंस के अंदर मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज ड्यू टू मोबाइल गेम्स। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि मोबाइल गेम्स की वजह से स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रहे, है ना, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं स्टडीज़ के अंदर। तो बिल्कुल हमसे ये बोला गया है कि भाई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि मोबाइल गेम्स की वजह से पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब पढ़ाई में वो ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ पर भी तो मैंने ही बोला गया कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल गेम्स की वजह से पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज़, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है, यानी कि स्टडीज़ में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वाला इंटरफेरेंस मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्फेरेंस बोल रहा हूँ, इंटरफेरेंस की बोल रहा हूँ, इन्फेरेंस। ओके, this is only because of mobile games this is only because of mobile games that student fail in the examination। ठीक है, तो ओनली एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हो गया गाइज, है ना। और यहाँ पे तो हमसे बोल थोड़ी ना गया कि भाई देखो एक चीज़ ये छोड़ो, एक्सट्रीम वर्ड का तो चल मैंने बता ही रखा है, बट एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर हमें साफ साफ बोला गया है कि 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं, मतलब एक बात हमने निकाली है कि ये सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मोबाइल गेम्स की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है। हमसे यहाँ पे बोला कि भाई मोबाइल गेम्स ही ऐसी चीज़ है जो कि पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस पे वो है का रीज़न है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? यहाँ पे क्या पता यहाँ पे कुछ बच्चे बचे हों, वो किसी और वजह से उनकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, और यहाँ पे हमसे बोला थोड़ी ना गया कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल गेम्स की वजह से ही पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है। नहीं, तो ओनली सेकंड ही यहाँ पर, ओनली फर्स्ट ही यहाँ पर फॉलो करेगा, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमारा स्पीड बैच है 2.0, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड नोट पैड से हमारे ले सकते हैं आप लोग। मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो रीजनिंग की, वहाँ पर मैंने आप लोगों को 1 शॉट लेक्चर्स करवा रखे हैं। बाकी हाँ, अभी मेरे क्रिटिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग हम बोलते हैं, इसके और भी लेक्चर्स अभी आप लोगों के लिए आएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, कि आप लोगों के जो डाउट थे इसको रिलेटेड वो मैं क्लियर कर पाया। कोई भी क्वारी हो आप लोग इस नंबर पे मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो अभी हमारा ये लेक्चर आया है, अभी आप लोगों के और भी लेक्चर आएंगे। ठीक है, एंड गाइज कल हमारे 10 AM से 12 PM पर हमारी लाइव मैराथन है, जिसके अंदर मैं आप लोगों की एक क्रिटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर्स भी कराऊंगा, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर्स भी करवाऊंगा,
एंड गाइज जो आप लोगों के टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब बेस्ड ऑन एडिक्विटी, देखो क्वेश्चन भले ही कुछ और बना, कोई और वेंडर बना रहा है, बट हमें अभी एडिक्विटी के नाम से ही जानते हैं ना। तो बेस्ड ऑन एडिक्विटी, ओके, जो क्वेश्चंस टफ, जिस चैप्टर से टफ क्वेश्चंस बना रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, यहाँ से टफ क्वेश्चंस अब आप लोगों के बनाए जा रहे हैं। तो वो टफ मतलब बेस्ड ऑन एडिक्विटी गाइज, जो एग्जाम पैटर्न अभी इस वक्त है वही उस टाइप के क्वेश्चन हम अपने इस लाइव मैराथन के अंदर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आइएगा, बिकॉज आप लोग मतलब 1-2 दिन में ही आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो लाइव मैराथन जरूर आइएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप लोग के लिए रहेगी, ठीक है। पूरा सिलेबस हम रीजनिंग का देखेंगे उसके अंदर। सो मिलता हूँ अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो।